सबको दिख रहा है? चलिए, तो आप लोगों को पता ही है कि आज का सत्र कौन सा है, मेरा सफल आयोजन। आयोजन तभी हो पाता है जब लक्ष्य हो, लक्ष्य नहीं है तो आयोजन होता नहीं है। तो कोई बता सकता है कि पहली जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है? कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है? सर अभी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं मुझे। जी सर। हाँ, तो बढ़िया। तो आंसर है ना, उतार चढ़ाव। ओके, सफलता का एक कदम। बढ़िया है ना। हाँ, आपको ये बताना है कि स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है वो चित्र क्या है? नवीन जी, स्टेप ऑफ सक्सेस। बढ़िया। सुनीता जी, ओके। और क्या है? सक्सेसफुलनेस की सीढ़ियां। ओके कामिनी जी। हाँ, तो देखिए आप हाँ आप जवाब देते रहिए, बट आप मोटा मोटा ये देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि हर स्टेप पे, मतलब आपका आपका जो लक्ष्य है वो ऊपर है, तो आपको नीचे से हर स्टेप पे वो लक्ष्य को पाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। और जो महिला है उसने दीवार के ऊपर अपना पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है कि वो कैसे करेगी। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप क्या होगा, और जैसे जैसे स्टेप को के ऊपर वो एक्शन लेती जा रही है वैसे वैसे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। बढ़िया आराधना जी, बढ़ रही है ना। तो सफलता की सीढ़ियां है विशाखाची, टारगेट है ना, अपने टारगेट के प्रति जाना, यही बात ये चित्र में दिखाई गई है। तो लक्ष्य मन में अगर एक बार तय हो गया है तो अब उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि भाई उसकी योजना बनाई जाए कि ये लक्ष्य को कैसे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज पूरे सत्र में आपके साथ बात करेंगे। और अपेक्षा ये है कि आप लोग चैट बॉक्स के द्वारा पूरा दिल से इसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा कि जहां लिखना हो वहां आप अपने लिए नोट्स लिख ले। हमारे शिक्षक मित्रों में से कोई व्यक्ति बात करता है, वो अपने सुझाव रखता है या अपनी बात रखता है, तो उसको भी हम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। और जिनके वहां लाइट आ गई है, ठीक है, तो और वीडियो चालू नहीं किया है तो आपको बताया जा रहा है कि आप वीडियो भी चालू रखें ताकि हम आपके चेहरे देख सकें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। फागुन का माह चल रहा है तो फूलों से स्वागत करते हैं हम आपका। आपकी अपेक्षाएं मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है और अब हम करते हैं एक्ट। ठीक है ना। तो आज आज जो एक्ट है वो कुछ अलग एक्ट है। तो एक्शन में मैं पहले साक्षी जी को बोलूंगा कि साक्षी जी आपको है ना सबके लिए एक्शन करके दिखाने हैं। साक्षी जी कहाँ है आप? साक्षी जी अनम्यूट हो जी मेरे जाए। यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, तो हमें अंधेरे में रहने की एक्शन करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद साक्षी जी। मैं गोल्डी जी को बताऊंगा। गोल्डी जी चलिए आप कोई एक्शन करके दिखाए। एक्शन करना है, हाँ, चेहरा नहीं बनाना है, एक्शन करना है। तो एक्शन क्या करे? सर आप बताइए क्या करना है। म्यूट हो जाइए। आपने तो बॉल मेरे पाले में डाल दिया है ना। ठीक है, चलिए म्यूट हो जाइए। तो पहले मैं बताता हूं। तो पहला जो एक्शन होगा वो होगा कि हम एग्जाम में जब सफल होते हैं, हमारी एग्जाम जब पूर्ण होती है और सफल होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम हो जो थोड़ा लंबे समय से चल रहा हो और हम उसको पाने की कोशिश कर रही है और वो चीज हमें मिल गई है, तो वो मिलने का जो एहसास होता है ना, वो एहसास की हमें एक्शन करनी है। ठीक है, तो मैं 3 गिनूंगा और 3 के बाद हम लोग कुछ पा लिया है उसकी एक्शन करनी है। सबको क्लियर हो रहा है मैं मानता हूं। तो 1 2 सब अपने अपने एक्शन हो सकते हैं। आप किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, पहले आप अपने हृदय में देखें कि ये कैसा एक्शन हो सकता है, मेरी मौलिक अभिव्यक्ति क्या है इस तरह के एहसास के लिए, तो इसके बारे में सोचे और फिर आप
इसको पूरे दिल से करें। तो 1 2 और 3। यस, ये रेसू जी तो फोटो ही पढ़वा रही है। रेसू जी, हाँ हाँ, फोटो मत खिंचवाओ, हम फोटो खिंचवाने नहीं आए हैं, आपको वो एक्शन करने हैं। अभिलाषा जी, क्या एक्शन किया आपने? सीमा जी, आपने क्या एक्शन किया? अगर आप सफल हो रहे हैं, ठीक है, आपने वो पा लिया है, तो आपके चेहरे पे खुशी कैसे दिखेगी? बंटी जी, है ना? चलिए दूसरा एक्शन करते हैं, है ना? तो दूसरा एक्शन ये है कि आपको अपने लक्ष्य को तीर से ताकना है, ठीक है? तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पार्थ, तुम चढ़ाओ बाण और अपने लक्ष्य को सिद्ध करो। तो आपको क्या करना है? पीछे से तीर लेना है, अपनी बाण से बाण के ऊपर चढ़ाना है और उसको अच्छे से ताकना है, ठीक है? अब सबको ये एक्शन करना है। मैं देख पा रहा हूं कि कोई, है ना, हमें ये एक्शन करना है और मैं 3 बोलता हूं, 1 2 3। बहुत बढ़िया अनिल जी, है ना? हाँ बढ़िया, जैसे ही है ना, आपने अपने तीर जहां भी रखे हो, बहुत बढ़िया। और लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए कि उस लक्ष्य को आप ताक रहे हैं जो आपके दिल में है, जो आप पाना चाहते हैं। बढ़िया संदीप जी, बढ़िया संदीप जी। बंटी जी, आपका तीर कहाँ है? हाँ लगाइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया नवीन जी, बहुत अच्छा, है ना? तो अब मन में ये भाव रखे कि ये तीर जो है ना, वो निशाने पे लग गया है और आपको जो हासिल करना था वो आपने हासिल कर लिया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं हम क्या? कि भाई हम आज, है ना, अर्जुन के रोल में आए थोड़े। मेरे ख्याल से प्रदीप जी आप दूसरे मोबाइल से जुड़े हैं, आज आपने बंटी लिखा है शायद, है ना? नहीं सर, बंटी जो है वो हाईटेक द पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। ओके फाइन। तो प्रदीप जी आप और बंटी एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ये एक्शन करवाया, आप कई लोग पूछ रहे हैं ना कि हम बच्चों से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि जो जो बातें मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ, उसी तरह की बातें करते हुए आप बच्चों से जुड़ सकते हैं, उसी तरह की एक्शन करवाते, उसी तरह के चेहरे बनवाते, है ना? आप जितना लाइव रहेंगे बच्चों के सामने, बच्चे उतने आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ये भी आपको हमेशा नोट करते जाना है कि बच्चों के सामने खुश होते हुए किस तरह से अपने आप को रखना है। चलिए, तो है ना, पिछली बार जिन जिन लोगों ने लक्ष्य तय किए थे, ठीक है, आपको एक टास्क दिया गया था, तो मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने लोगों ने अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं और वो लक्ष्य क्या है, वो जरा लिख के बताएं। आपके फीडबैक तो बहुत बढ़िया थे, लगभग सभी ने बताया कि भाई लक्ष्य होना चाहिए, मेरा लक्ष्य है, मैं देख रहा हूं और मैं करूंगा, सब लोगों ने लिखा है, ठीक है ना? तो अब वो लक्ष्य क्या है वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, जो भी हो, है ना? और लक्ष्य हमने 4 परिमाण में तय किए थे, मानसिक, शारीरिक, है ना, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के लिए, सर्विस के लिए, अपने समाज के लिए और अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो क्या क्या लक्ष्य आपने तय किए हैं? मोटा मोटा आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, लिखना है। कोई मन में झिझक रखनी नहीं है कि मैं कुछ और लिख दूंगा या और लिख दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, या आपके घर के लिए, आपके खुद का नया घर हो या फिर खुद की नई बाइक हो, जो भी लक्ष्य आप रखना चाहते हो, तो वो लक्ष्य आप एक बार बताएं कि हमारे लक्ष्य क्या है। चलिए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। निधि जी म्यूट कर लीजिए, सॉरी निधि जी, रेडमी, निर्देश जी, हाँ आपको लिखना है लक्ष्य तय किए नहीं किए। ओके, तनुज जी ने कहा है मुझे MPPSC क्लियर करना है। ओके, ये मध्य प्रदेश की शिक्षा की कोई डिग्री है ऐसा मैं मानता हूँ। बढ़िया तनुज जी, बहुत अच्छे। चलिए आपने अपना लक्ष्य तय करके रखा है। और बाकी सब, रुचि जी ने हाथ खड़ा
ये रुचि जी अभी आपको लिखना ही है, फिर हम सबसे बात भी करेंगे। एक अच्छा शिक्षक बनना है, ओके। अच्छे इंसान हैं तो अच्छे शिक्षक हम होने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप अच्छे ही है अभिलाषा जी। चलिए, और 2 लोगों ने लिखा है मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, संगीता जी, बढ़िया। चलिए, सफल व्यक्ति बनना है, बहुत अच्छा नवीन जी। सफलता को व्याख्यायित करना पड़ेगा आपके लिए, सफलता क्या है ना, हमने बताया था। गुड टीचर, ओके, सही बात है। हाँ ज्योति जी बताइए। ठीक है, आप लॉयर बनना चाहते हैं, ओके। संदीप जी को पुलिस बनना है, बढ़िया संदीप जी। चलिए, आपने कुछ लक्ष्य तय किया है अपने लिए, अच्छी बात है। और क्या, करीब करीब है ना, टीचर बनना है, ओके। अभिषेक जी म्यूट हो जाइए। हाँ, बैकग्राउंड में जहाँ पे आवाज चल रही हो वो लोग म्यूट हो जाए। अभिषेक जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ, चलिए, बेस्ट टीचर रेसू जी, बहुत बढ़िया, ओके। और प्रदीप जी आपने लिखा नहीं है कुछ, क्या बनना है? बंटी जी, अच्छी टीचर बनना है, ओके, अच्छा टीचर बनना है, बढ़िया। मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत बढ़िया विशाखा जी, अच्छी बात है। आप जो भी सारे व्यवसाय अभी पसंद कर रहे हैं वो देखिए, वो ज्यादातर वो सेवा के ही व्यवसाय है कि जिसमें आप अच्छी सेवा करेंगे और लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। साक्षी जी की बात है कि खुद के पैसों से ड्रीम कार ली है, बढ़िया साक्षी जी, अच्छी बात है। बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं सुनीता जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो मैं आप सभी के लक्ष्य जो आपने अपने लिए तय किए हैं वो मैं पढ़ सकता हूँ, और काफी सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, कुछ और लोग बाकी है, वो भी अपना लक्ष्य सोच ले। देखो, जब तक लक्ष्य सोचेंगे नहीं ना, तब तक आगे के सत्र में कैसे बढ़ना है ना, वो थोड़ा आप अपने लिए मुश्किल पाएंगे। अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं अनिल जी, ठीक है, बढ़िया। गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया कामिनी जी, बहुत अच्छा। मुझे टीचर बनना है, सीमा जी, ओके, धन्यवाद सभी का। तो एटलीस्ट आपने लक्ष्य बना दिए हैं। हाँ रुचि जी, आप कुछ कहना चाहती थी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए जल्दी से। काल सा हो गया होगी सेवा चाल। आशीष कुमार जी आप म्यूट हो जाइए। आशीष कुमार जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ आशीष जी बोल आप रहे हैं। म्यूट हो जाइए, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, ये क्या है, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हाँ मैं और समझ गया, आपकी आवाज, मेरी आवाज तो आपको आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। मैं आपको देख रहा हूँ ना? नहीं देख रहे, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। ऐसा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि मेरी आवाज अच्छे से सुन पाए, और अपने आप को म्यूट रखे, क्योंकि आप अनम्यूट हो जाते हैं तो बीच में बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज हमें सुनाई दे रही है। चलिए, बढ़िया। रुचि जी ने हैंड रेज किया था, रुचि जी कुछ कहना है, हम आगे बढ़े? कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या? हेलो, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आप नहीं आ बोल रही रहे है? हैं ना, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। ठीक है, कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आप, अच्छा किया आपने बताया, मुझे जानना है मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग चैट बॉक्स में थंब इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के यहाँ नहीं, लाइट नहीं होगी, इसके नेटवर्क प्रॉब्लम जा रही होगी, आवाज कट के आ रही है। मेरे यहाँ तो आ रही है, इसके यहाँ लाइट है, शायद इसके यहाँ आ रही होगी। ओके, देखिए आप अपना थंब, हाँ थंब खड़ा करें और बताइए चैट बॉक्स में जो थंब है उसमें। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, बरोबर। संदीप जी आपको आ रही है, निधि जी, रुचि, निर्देश, हृदय जी आपको आ रही है, बंटी जी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, ठीक है। कामिनी जी को आ रही है, नवीन जी को आ रही है, साक्षी जी के लिए क्रैक हो रही है, संगीता जी के लिए भी, ज्योति जी के लिए भी क्रैक हो रही है।
कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। देखिए कोशिश करें, क्योंकि आज आप वहाँ कुछ टेक्नोलॉजी है ना, कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इसके लिए शायद ये आवाज थोड़ा कट रहा है। थोड़ा आप ऐसा हो ना तो सत्र को एकदम का ध्यान से सुनते हुए आज पार्टिसिपेट करें, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा और ज्यादा जोर से बोलूं ताकि आप लोगों को मेरी आवाज आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन में है, अच्छा ये कोई, रुचि जी म्यूट हो जाइए, रुचि जी अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, तो दो दोस्तों की कहानी है, सुनोगे क्या? देखिए किसी का मोबाइल अनम्यूट हो गया है, जिसके कारण बीच बीच में आवाज आ रही है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। नीरज जी एक बार चेक कर लीजिए कौन अनम्यूट है। बच्चे की आवाज आ रही है। जी जी। हाँ, तो ये कहानी दो दोस्तों की है, और पता है ये दो दोस्त कौन है? और ये दो दोस्त है, आप पहचानते ही है। एक है सचिन और दूसरा कौन है पता है? उसके बाजू में जो खड़ा है वो विनोद काम्बली। विनोद कामली। बढ़िया। तो ये दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, और इन दोनों के नाम पे रिकॉर्ड क्या है पता है? कोई अनम्यूट हो गया है। सीमा जी आप म्यूट हो जाइए। सीमा जी अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, तो ये दोनों साथ में ही क्रिकेट खेले हैं, और उनका कैरियर भी कहा जाए कि साथ में ही शुरू हुआ था, और ज्यादातर उनके मतलब उनके जो कोच थे वो भी एक ही थे, रमाकांत आचरेकर साहब, और उन्होंने इन दोनों को तैयार किया था। इन दोनों के नाम पे रिकॉर्ड ये है कि इन दोनों ने मिलके 664 रन की पारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेली है, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड इन दोनों के नाम है। और ऐसा माना जाता था कि जब इन दोनों ने करियर शुरू किया तो कामली जो है वो सचिन से ज्यादा टैलेंटेड था। मतलब सचिन तेंदुलकर से भी अच्छी बैटिंग कामली कर रहा था, और उसके लिए लोगों का कहना ये था, एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि ये बहुत लंबे समय तक इंडिया के लिए खेलेगा। पर आप देखिए कि हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए। नीरज जी जरा देखिए कौन अनम्यूट है, सॉरी म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट हो गया है। हाँ, तो कामली का जो करियर रहा, आप देख सकते हैं कि वो 1991 से 2000 की साल तक ही खेले, जबकि सचिन का जो करियर रहा वो 89 से 2013 तक खेले। कामली ने 2 वर्ल्ड कप खेले और सचिन ने 6 वर्ल्ड कप खेले, और सचिन एक लेजेंड बन गया, एक इतिहास बन गया। और उसको आज भी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो भी सचिन को जानते हैं। बट आप अगर अपने ही गांव में किसी को कामली का फोटो बता के पूछोगे कि ये कौन है, तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कामली को कभी खेलते हुए देखा ही नहीं है। बट नई जनरेशन जो है, उन्होंने वो सचिन को जानेगी, क्योंकि सचिन अभी तक भी खेल रहा है ना। खेल रहा है इन द सेंस कि वो पूरे क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ कि कामली इतना टैलेंटेड होते हुए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और सचिन जो है वो कामली से कम टैलेंटेड थे, बट उनकी जो पारी रही वो करीब करीब 25 साल तक वो इंडिया के लिए खेले। ऐसा क्यों हुआ? कामली सक्सेसफुल हुआ और सचिन सक्सेसफुल नहीं हुए। अरे सचिन सक्सेसफुल हुआ, कामली सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। और ये बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। दोनों आम है ना, आम घर से आते थे, आम परिवार से थे दोनों। कोई बड़े पहचाने हुए बहुत समृद्ध परिवार से, या जिनके बारे में दुनिया जानती हो उस तरह के परिवार से नहीं थे। ओके, लक्ष्य। ओके, और सचिन लंबी पारी के लिए खेले, कामली नहीं खेल पाए, क्या अंतर था आपके हिसाब से? क्यों सचिन इतने सफल हुए
और कामली सफल नहीं हो पाया? चैट बॉक्स में जवाब देना है सबको। सचिन ने बेहतरीन पारियां खेली और आपको बता दूं कि कामली ने अपने टेस्ट डेब्यू में जैसे ही टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया, उन्होंने तीसरे और चौथे टेस्ट में 2 डबल सेंचुरियां मारी थी, मतलब 200 रन के पार हो गए थे। और लोगों को, हाँ बढ़िया रिशु जी, प्रैक्टिस है। ओके, सचिन ने प्रैक्टिस की और कामली ने प्रैक्टिस नहीं की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बाकी लोगों के विचार क्या है इसके लिए? हार्डवर्क। हाँ, सचिन सर का ओनली वन एम था क्रिकेट। ओके, ज्योति जी बरोबर है। और क्या हुआ, कहाँ गैप रहा? दोनों ने सपने देखे थे, दोनों क्रिकेट ही खेलना चाहते थे। निरंतरता, प्रैक्टिस, बढ़िया संकित जी, है ना। दोनों दोनों उसी के लिए बने थे कि भाई हम क्रिकेट खेलेंगे, हम अपना भविष्य क्रिकेट में बनाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। और कामली तो सचिन से ज्यादा टैलेंटेड था, फिर भी उनकी पारी लंबी नहीं चली। 10 साल में उनका करियर सिमट गया, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, एक साथ में नहीं। ओके, देखिए बहुत अच्छा, काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट था कि कामली को और सचिन के बीच जो डिफरेंस था वो ये था कि सचिन जो थे वो डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। उनका लक्ष्य भी था और वो डिसिप्लिन भी थी, अनुशासन था, स्वयं अनुशासन। और वो अनुशासन के कारण जब भी मैच नहीं होता था तब भी वो उसकी प्रैक्टिस करते थे, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते थे। हर एक बॉल को कैसे खेलना है वो घंटों तक मैदान में जाके प्रैक्टिस करते थे। जबकि कामली के जीवन में क्या हुआ कि जल्दी सफलता मिल गई तो वो सफलता में बहुत बहक गए, ज्यादा बहक गए। और हुआ क्या कि उन्होंने उनकी पार्टियां होने लगी, तो लोगों, नए नए लोगों से मिलने लगे, नए नए शौक पनपने लगे, और जो प्रैक्टिस चाहिए थी, जो डिसिप्लिन चाहिए थी, वो उसको फॉलो नहीं कर पाए। और फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए खेले और फिर 10 साल में वो रिटायर हो गए, जबकि वो ज्यादा टैलेंटेड थे। एक वाक्य मुझे याद है कि सचिन और कामली दोनों को वेस्ट इंडीज के जो बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेयर होते थे ना, उनके बाउंसर खेलना उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई का काम था। वो खेल ही नहीं पाते थे और बहुत परेशान हो जाते थे। तो सचिन ने हमेशा ये किया है कि जब भी इस तरह का कोई मैच होता था या फिर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को फेस करना होता था, तो वो मैदान में जाके बाउंसर की बार 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 प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने वो बाउंसर खेलना सीख लिया था, जबकि कामली वो नहीं कर पाए। और इसके कारण वो जल्दी आउट हो जाते थे, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थे। और सचिन सीख लिया तो फिर वो उसका उपयोग अलग तरीके से मैच में करते थे। तो ये बहुत जरूरी था। सब लोगों ने, कई लोगों ने आंसर दिया है कि प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। बट प्रैक्टिस के पहले भी हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए, जो सचिन के अंदर भाव था, वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होगी तो ही प्रैक्टिस होगी। तो मन से पहले ये फंक्शन हम अपने मन में ठीक कर ले कि हमारा लक्ष्य है, उसे पाना है, तो डिसिप्लिन जिंदगी में चाहिए। अगर मुझे अपना वजन कम करना है, अगर मान लीजिए कि मेरा वजन 80-90 किलो है और मुझे 70 किलो करना है, तो मन में पहले तो यही होना चाहिए कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, खाने के ऊपर ध्यान रखूंगा। मतलब एक बार तय कर लिया कि खाना इतना ही है और ऐसा ही है, और फिर बाजू में कोई नया फंक्शन हुआ और उसमें खाने की खुशबू आने लगी, तो हम अपने ऊपर संयम बना पाए, हम दौड़ के चली ना जाए कि भाई आज कुछ नया बना है और मुझे पसंद है तो मैं खाऊंगा। ये जब हम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारा कमिटमेंट हमारे साथ जो है उसको हम तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं, और फिर हम अपनी ही वृत्तियों में खो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों के ऊपर पहुंचते नहीं। तो ये डिसिप्लिन, समर्पण, कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य के लिए। और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए कि कामली जैसा ही रहेगा, ठीक है। और सबके अंदर अपने लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना ईश्वर ने पहले से गिफ्ट के रूप में दी है।
हमें उसको खोजना है और उसके ऊपर हमें काम करना है। अच्छा, विशाखा जी को नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, सचिन ने अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान दिया। कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, हो सकता है वहां पे नेटवर्क का इशू हो। विशाखा जी, आप एक बार है ना वापिस ज्वाइन करें। आप डिस्कनेक्ट हो जाए और वापिस ज्वाइन करें, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज आएगी। जिनको भी इस तरह की तकलीफ हो रही है वो एक बार डिस्कनेक्ट होके वापिस कनेक्ट करें। चलिए, तो कैसी लगी सचिन और कामली की ये बात? ठीक है, क्या सीखा सचिन और कामली से आपने? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर हमें कुछ भी सक्सेसफुल करना है तो हमें वो सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन तो बनानी ही पड़ेगी, तभी जाके वो सक्सेस हासिल होगी, चाहे वो कोई भी कार्य हो जीवन का। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। ओके तनुज जी, बढ़िया। एमएमपीसी के लिए भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। बढ़िया। अनुशासन, बहुत अच्छा नवीन जी। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, है ना? तो आप अपने आप को, जब भी आप ये फीडबैक लिखते हैं ना, तो आप अपने आप को देखिए कि क्या आप इस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप अपने अनुशासन शब्द बहुत अच्छा लगता है, बट जब भी बाहर निकलते हैं और इतने सारे अलग अलग प्रलोभन मिलते हैं कि अनुशासन बाजू में रह जाता है और प्रलोभन में हम खो जाते हैं। ऐसा भी होता है। डिसिप्लिन इसीलिए ब्रेक होती है क्योंकि हमारे आसपास प्रलोभन ही इतना है। मोबाइल एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, टीवी एक बहुत बड़ा प्रलोभन है, बाहर निकलोगे तो बहुत सारी और प्रलोभन की चीजें मिलेगी खाने के लिए, है ना? तो ये हमें तय करना है कि भाई हम कौन से किन प्रलोभन से प्रभावित हो जाते हैं और हम अपनी डिसिप्लिन का तोड़ देते हैं, है ना? और तय रखना है आपको। ये 2 फोटो है ना, अपने स्टडी रूम में चिपका के रखनी है कि भाई आपको किस जर्नी में जाना है, किसकी जर्नी बेहतर लगती है, सचिन की के कामली की। और आप जिसके ऊपर फोकस करोगे ना, वैसी जर्नी आपकी रहेगी। ठीक है, हमेशा प्रयत्न करना है। हाँ, प्रयत्न करते, प्रैक्टिस होती है तो ही हम सीखते रहते हैं। बहुत बढ़िया। जल्दी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ ऋषु जी, मान लीजिए कि एक छोटी कामयाबी मिल गई तो उसके ऊपर से बड़ी कामयाबी के लिए प्लान करना है। सही बात है गोल्डी जी, डिसिप्लिन रखना है ना? जिन लोगों को अपने अपने लक्ष्य मिले हैं, है ना, टीचर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, लॉयर बनना है, तो आपको उसके लिए अपने आप को मन से पहले तैयार करना पड़ेगा डिसिप्लिन के लिए, है ना? फिर आयोजन कैसे करते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत अच्छा कामिनी जी, बढ़िया। तो मोटा मोटा सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आ, 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 साक्षी जी, आप क्या मानते हैं, क्या सीखा आपने? लिखा आपने? निधि जी, आप कुछ बोलते नहीं है। हाँ, आप चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं ना? ओके, ठीक है। जल्दी गिव अप नहीं करना है। सीमा जी, क्या मानते हैं आप? सबको पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आंसर दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ गया। ऐसा होता है कि भाई आपके ये इतने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें से 5 लोग खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो सबको अपने है ना, अपना अपना खाना खुद खाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है। तो आपको सबको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग दे रहे हैं तो हम नहीं देंगे तो चलेगा। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? अगर ऐसा मन में भाव आ रहा है तो क्या दिखा रहा है? आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अपनी ही जिंदगी में, अपने ही लक्ष्यों में। आप ऐसे ही जुड़े हैं कि चलो आज कोई कथा करने आने वाला है, हम सुन लेते हैं, है ना? तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। क्या मैं ये अपेक्षा आप सभी से रख सकता हूं? बढ़िया।
नेक्स्ट तो हम आगे बात करते हैं, और ये है ना, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनिल जी हाँ बताइए। सर, हमें सफल आयोजन करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या ऐसा आवश्यक है कि हम कोई एकदम अच्छे ही अच्छे काम करते रहें, या हमें लॉस ना हो और हम सफलता पाते रहें, ऐसा संभव है क्या? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी सफलता है ना जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जोखिम लेना पड़ेगा। जोखिम के हाँ बगैर सफलता मिलती नहीं है। अब सुबह हाँ सुबह 4 बजे या 3 बजे अपने लक्ष्य के लिए उठना पड़े और अपनी नींद को गंवाना पड़े, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि हाँ तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकोगे, है ना। तो अच्छी नींद को जी आपको बाजू पे रखना पड़ेगा, और उसके लिए जी डिसिप्लिन चाहिए। तो हाँ जोखिम नहीं है तो सफलता नहीं है। और हाँ सफल और निष्फल भी तभी होंगे जब हम कुछ एक्शन करेंगे, कुछ अमल करेंगे। हमने अमल जी नहीं किया, मतलब निष्फलता का भी अनुभव नहीं हुआ और सफलता का भी अनुभव नहीं हुआ, तो कैसा हुआ हाँ कि जिंदगी ऐसे ही कट गई, हाँ साहब कुछ मिला नहीं। तो निष्फलता का जी अनुभव करने के लिए भी एक्शन लेनी पड़ती है। निष्फल होंगे तो पता हाँ चलेगा ना कि सफल होने के रास्ते क्या है। पर हम हाँ सिर्फ सुनेंगे और मन में ही लक्ष्य बना के रखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ करना था। मान लीजिए कि आपने ये सब सुन लिया, अच्छा लगा, 10-15 सालों जी के बाद जब बात होगी तो आप क्या कहोगे उस मित्रों के साथ। मैं कई बार कई लोगों को सुनता हूँ कि 50 साल की उम्र में वो अपने मित्रों के साथ बैठे हुए होते हैं और क्या बात करते थे, हाँ यार मैं जब अपनी जवानी में था तो मैंने भी ये बड़े बड़े लक्ष्य रखे थे। पर वो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ बातें ही कर पाए जी हैं, क्योंकि उन्होंने जी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में रखा ही नहीं था। तो देखो, आप 50 साल के उम्र में बातें ही करनी है लोगों के साथ, तो फिर भूल जाइए कि आप कुछ पाएंगे। बट अगर आज वर्तमान में है, आज आपके पास समय है, आज आप आज चॉइस कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, तो आपको डिसिप्लिन में रहना, अपने लक्ष्यों के लिए पसंद करना होगा। हाँ, ये थोड़ा कठिन लग सकता है, जी बट अगर ये आज करेंगे तो जी अपने भविष्य में ये बात आपको बहुत मीठी लगेगी, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है, हाँ धन्यवाद जी ललित जी। तो योजना का मतलब क्या होता है? योजना का मतलब होता है कि भाई कार्य करने की रूपरेखा। लक्ष्य बन गया तो लक्ष्य बनने के बाद ही योजना का काम होता है, योजना ऐसे नहीं बनती है, ठीक है ना। तो पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उसके बाद योजना बनेगी। तो योजना जो बनानी है, हमारा जो सफल आयोजन करना है उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, और उसका मतलब है कि कार्य करने की रूपरेखा। एक दूसरी तरीके से देखा जाए तो निश्चित अवधि में लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक है ना। हम अपने आसपास भी बहुत सारी योजनाएं देखते हैं ना, जैसे कि आपकी गांव में कोई नया ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बनाने के लिए भी वो लोग पूरी योजना बनाते हैं, तब जाके वो ब्रिज कंप्लीट होता है। कितने समय में होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वो सब तय होता है। बट वो लक्ष्य रखते हैं कि इतने समय में हो जाएगा, फिर वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट अवधि तो तय करना जरूरी है। तो निश्चित अवधि में लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तय कर सकते हैं। जैसे कि शायद साक्षी जी ने बताया ना कि उनको एक कार लेनी है, ठीक है ना। तो आपको कार लेनी है तो अवधि तय करनी पड़ेगी, नहीं तो 2080 तक भी आप कार तो ले ही सकते हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, जैसे हमने वो स्मार्ट गोल में डिसाइड किया था कि कब तक हासिल करना है, ठीक है। आपको MMPSC का जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वो कब तक क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये तय करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो निश्चित अवधि में जब हम पार करने के लिए कुछ आयोजन करते हैं, कुछ पेपर पे बनाते हैं, उसको योजना कहते हैं। अगला मेरा सवाल है जो काफी इंटरेस्टिंग है और आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आपको अभी ऐसा मान लीजिए कि ये 2030 का साल है, आज हम 2021 में है, बट आप मान लीजिए कि हम 2030 में बैठे हैं, और आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये क्या है, आपको पता है ना? कितने लोगों को पता है ये क्या है? ये हमारी नई संसद भवन का बिल्डिंग है, ठीक है। दिल्ली में जो नई संसद बन रही है उसका ये बिल्डिंग है। तो मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये जो बिल्डिंग है वो कितनी बार बनी है, और आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर देना है। ये जो बिल्डिंग है जो आपको दिख रही है चित्र में, संसद भवन की, है ना, और ये 2030 चल रहा है मान लीजिए, तो ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है? बोलिए।
सोचिए और बोलिए फटाफट, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में देना है, अनम्यूट ना करें अपने आप को। हाँ, संसद भवन का रूप है ललित जी, बरोबर है। ये कितनी बार बना है? कितनी बार बना है? 2 बार। ओके, अर्चना जी ने बताया 2 बार, ठीक है। 4 बार बना है। ओके संगीता जी, ज्योति जी, ठीक है। फिर और चलिए आप, है ना, सबको आंसर देना है। पांच बार, 21 बार। ये सेम बिल्डिंग 21 बार बनी है। सिमरन जी, तनुज जी, एक ही बार बनी है। रुचि जी, बरोबर है। संकित जी, ओके, 3 बार। ओके, फिर और सीमा जी 3 बार। ओके, 2 बार, 1 बार। आरती जी, ठीक है। और हाँ, 2 बार, 3 बार। रेशु जी, बढ़िया। एक बार। ओके, ठीक है सुनीता जी। तो काफी लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, बढ़िया। तो चलिए हम 1-2 लोगों से फीडबैक भी लेते हैं। जैसे कि आज हम पूछेंगे, सीमा जी ये बताइए कि ये 3 बार कैसे बनी है, जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए। सीमा जी, हाँ सीमा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी सर। हाँ बताइए। सर आई थिंक मुझे पता नहीं, बट शायद 3 बार बनी है। 3 बार? मतलब कंफर्म नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, मतलब आपने आगे 2 बार कहाँ देखी है ये? जी। अच्छा अच्छा, आपके मन में विचार कैसे आया कि ये 3 बार बनी है? सर ऐसे ही, मतलब अपने नॉलेज से बोल दिया कि शायद 3 बार बनी हो। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। आपने आंसर दी, जो भी लिखा वो आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की। मैंने अच्छा बोला लगा। नहीं कि कंफर्म नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, आप म्यूट हो जाइए। चलिए हम किसी और को पूछते हैं। थैंक यू। हाँ धन्यवाद। जी जी निधि जी, निधि जी आप बताइए कि ये 3 बार कैसे बनी है, 2 बार कैसे बनी है? निधि जी, आपने 2 बार लिखा है। निधि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए, निधि जी अनम्यूट कीजिए। मतलब आप बोल सके इस तरह से वो बटन दबाइए, जो माइक के ऊपर लाल है ना, उसको, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप बोल पाएंगे। कैसे? हाँ बोलिए। आपने 2 बार लिखा है तो 2 बार कैसे बनी बताइए। रेसु जी आप म्यूट हो जाइए, संगीता जी म्यूट हो जाइए। ऐसे ही लिख दिया निधि जी, मन में कोई विचार तो आया होगा ना? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आप बोलिए। बोलिए, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, सब अपने मित्र है। बोलिए आप। ठीक है, मैं हृदय जी से पूछूंगा। हृदय जी बताइए कितनी बार बनी है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हृदय जी, निर्देश जी, रेडमी 8 करके था ना जो नंबर, वो आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं।
चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है उनके प्रति। सुनीता जी आप बता सकते हैं, आपने लिखा है एक बार, ठीक है, बढ़िया। अभिषेक जी आपने बताया कि 3 बार बनी है, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। ये 3 बार लगाया सर। 3 बार बना है, क्यों 3 बार बना है, कहाँ देखा है आगे 2 बार आपने, बताइए। सर ऐसे विचार आया सर मन में। विचार आया मन में, कहाँ से, जी मतलब? सर। ओके ठीक है, चलिए। जी। ओके फाइन, आप म्यूट हो जाइए। तो देखिए मोटा मोटा कई लोगों ने लिखा है, ये 21 बार वाली जो कहानी है वो थोड़ी पूछ लेते हैं, किसने लिखा है 21 बार बनी है। हाँ ये सिमरन जी है। सिमरन जी 21 बार कैसे बनी है, थोड़ा बता दीजिए। सर 2 या 1 बार टाइप कर रहे हैं तो वो बीच में या अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा, लिखने में गलती हो गई, चलिए। ना ना ठीक है, समझ गया मैं। हाँ हाँ, वो टाइप करने में गलती हो गई। तनुज जी आप बताइए 5 बार कैसे बनी है, जल्दी से। सर 2 बार बनी है। तो आपने 5 बार लिखा है ना? सर पहली बार में लिख गया था। अच्छा अच्छा, तो 2 बार कहाँ, दूसरी कहाँ पे है? एक दिल्ली में है, दूसरी कहाँ पे है? सर दूसरी बननी है, उसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, हाँ मोदी जी ने करवाया था संसद में। हाँ, मतलब एक हाँ पुरानी जहां से उन्होंने करवाया था और दूसरी नई बनेगी 2030 तक। नहीं, मगर मैंने जो चित्र दिखाया है वो उसी संसद की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो जो गोल संसद अभी बनी हुई है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये जो चित्र में दिख रही है वो संसद कितनी बार बनेगी या बनी है वो पूछ रहा हूँ। सर एक ही बार बनेगी। एक ही बार बनेगी। तो देखो मोटा मोटा काफी सारे लोगों ने आंसर दिया और सभी ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया है। रिशु जी आप भी यही मानते हैं ना कि आपने अगले 2 बार कहीं आगे देखी हुई है? जरा अनम्यूट करके बताइए कहाँ देखी है। वैसे आपने आंसर 3 लिखा है। रेसु जी आवाज नहीं जा रही है शायद। रेसु जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो चलिए। आवाज नहीं आ रही। ओके फाइन, आप म्यूट हो जाइए। चलिए मैं ही बात करता हूँ। तो देखो समझना यह है कि ये बहुत हमारी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है अपने लक्ष्य के लिए तो ये यही है। मतलब मोटा मोटा जिन लोगों ने ये जवाब दिए हैं वो सब लोग मान रहे हैं कि ये जो इमारत है वो एक बार बनी है, बरोबर है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप 100% गलत बोल रहे हैं। ये इमारत एक बार बनी ही नहीं है। ये जो इमारत है, ये जो नया संसद भवन है वो 3 बार बना है। 3 बार बना है। और अब आप सब पूछेंगे कि 3 बार कैसे सर, दिख तो एक ही रहा है, 3 बार कैसे बना है? तो 3 बार इस तरह से बना है कि सबसे पहले वो जो जगह है जहां पे संसद भवन नहीं था, नया संसद भवन की बिल्डिंग नहीं थी, तो वहां मैदान था या खेत था या कुछ और था, बट वो खाली था। तो वो खाली जगह पे सबसे पहले जिसने भी सोचा कि भाई हमें यहाँ नया संसद भवन बनाना है, तो वो संसद भवन पहले वो व्यक्ति के मन में बना, विचार में बना। तो जगह तो खाली थी बट सबसे पहला जो निर्माण हुआ संसद भवन का वो मन में हुआ। अपने मन में उन्होंने देखा कि भाई इस तरह की एक जगह है जहां पे हम नए संसद को बनाना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे रूम हो, बहुत सारे पिलर्स हो, सभी सांसदों के लिए अलग से व्यवस्था हो, उसमें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री अलग से बैठ पाए। संसद हॉल में इतने सारे 598 हमारे जो सदस्य है उनको बढ़ा के 650 किया जाए या 700 किया जाए। इस हिसाब से जितनी भी जरूरत थी वो सारी जरूरतों को सोचते 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 उन्होंने उस जगह पे मन में, सबसे पहले मन में उसका आविष्कार किया कि भाई ऐसा संसद भवन होगा। तो सबसे पहले संसद भवन कहां बना? कहां बना? आयोजकों के मन में, जो बनाना चाहते हैं उनके मन में बना। उसके बाद
जैसा सोचा था, जैसा विजुअलाइज किया था, छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखी थी, वो बारीकियों के साथ आपने उसको एक पूरे कागज पे लिखा, उसको तैयार किया, और कागज पे लिखते हुए आपने उसको एक मॉडल बनाया कि भाई संसद भवन बनेगा तो उसका मॉडल ये है और ये ऐसा दिखेगा, है ना। वो पुठे का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। तो ये दूसरा संसद भवन का निर्माण हुआ। और तीसरा कौन सा, जो हम अपनी जगह पे जाके दिल्ली में जाके देखते हैं, वो आप जिस घर में बैठे हैं ना, वो घर भी 3 बार बना है। आप अपने गांव के बस अड्डे पे जाते हैं ना, तो वो बस अड्डा भी 3 बार बना है। आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं ना, वो स्कूल भी 3 बार बना है। पहले जिसके मन में शिक्षा के लिए काम करने का लगाव था, मन था, उसने अपने मन में रचना बनाई कि मेरी शिक्षा व्यवस्था, मेरी स्कूल जो होगी वो ऐसी होगी। फिर उसने प्लान बनाया, उसको तैयार किया, उसका मॉडल तैयार किया, और उसके बाद हकीकत में जो आप जहां जा रहे हैं वो बनी। तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी दुनिया में कोई भी जो आविष्कार होता है वो कितनी बार होता है? 3 बार होता है। तो लक्ष्य सिर्फ लिखने से नहीं होता है, लक्ष्य को मन की आंखों से देखना पड़ता है, मन और हृदय में बार बार देखना पड़ता है, और वही पहला लक्ष्य होता है, और वही आपकी पहली लक्ष्य प्राप्त करने की अनुभूति होती है। जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, तो अरुणिमा सिन्हा का जब पैर टूटा था, वो एक पैर से एम्प्यूट हो गई थी और उसको ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में वहां भर्ती किया गया, तो उसने पलंग पे, वो बेड पे सोते सोते ही देख लिया था, वो वहां बैठे बैठे ही हिमालय चढ़ चुकी थी। इसलिए क्योंकि उसने अपनी मन की आंखों से हिमालय चढ़ लिया था। मन की आंखों से एक बार हो गया, हृदय में एक बार स्थापित हो गया, फिर योजना बनाई, और फिर वो उसने मुकाम हासिल किया। तो सबसे जरूरी ये है कि हम जो भी पाना चाहते हैं वो हृदय में प्रस्थापित हो जाए, हमारे मन की आंखों से हम उसको देखें कि हमने ये अचीव कर लिया है। जब ये हम बार बार करेंगे तो हम भी अपने आप को वो लक्ष्य को पाने के लिए तैयार करेंगे। बट वो पूरी शिद्दत से होना जरूरी है, पूरे हृदय से होना जरूरी है। तो आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय कर रहे हैं, तो मन की आंखों से पहले तो उसको जी ले, उसको पा ले, वो पाने की अनुभूति महसूस कर ले। ठीक है ना। आज मैंने वो एक्शन करवाया था, वो इसलिए करवाया था। ठीक है। तो जब हम पा लेते हैं ना, जो एहसास होता है ना, वही एहसास जब हम लक्ष्य को हासिल करेंगे तो भी होगा। तो हर एक लक्ष्य जो होता है वो 3 बार, हर एक आविष्कार जो होता है वो 3 बार बनता है। तो अगर आपका लक्ष्य सही होगा, सही है, और आपने उसको बार बार मन की आंखों से अपने हृदय में जिया है बार बार, तो जरूर पूरा होगा। और उसी के बाद आप योजनाओं के ऊपर काम करोगे। क्लियर हुआ? तो आप अपने आप को तैयार करें कि ये कैसे हम हासिल करेंगे, हमारा जो लक्ष्य है उसको हम मन की आंखों से कैसे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और कैसी रही आपकी यात्रा? अब देखो, मैं तुरंत इसके साथ कनेक्ट करता हूं। आप सभी ने मुझे जवाब दिए, सभी ने लंबे लंबे प्लानिंग की बात की, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी यात्रा का प्लानिंग बहुत अच्छे से किया है ना। मैं आपके साथ वो स्क्रीन भी शेयर करता हूं। है ना, देख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है नया? जी ठीक है ना। तो देखो, आप कॉमन जो थी ना, आपने जो प्लानिंग की थी, अब आप देखो कि मैंने जैसे ही ये संसद भवन की बात की ना, उसी तरह आपने अपनी ट्रिप की प्लान कर ली थी। आपने क्या किया, आपने अपनी पूरी ट्रिप जो है ना वो मन की आंखों से जी ली थी, कि मन की आंखों से तो आप ट्रिप पे जाके आए, और मन की आंखों से ट्रिप पे जाके आए तो आपने सारी तैयारियां उसके हिसाब से कर ली कि भाई ट्रिप में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस किस तरह की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, सब लोगों ने कुछ कॉमन चीजें थी कि जैसे रिजर्वेशन करवाना, दस्तावेज ले जाना, सूखा नाश्ता, कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर, है ना, वाहन, दवाइयाँ, मोबाइल, ये सब तो था ही था, सब लोगों में कॉमन ये था।
पर उसके अलावा आप देखिए कि सही तरह की चप्पल, अब ये क्या होता है कि जब हम उसको दिल से देखते हैं, मन से देखते हैं ना, तो छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखते हैं। सही तरह की चप्पल ले जानी चाहिए ताकि चलने में आसानी हो, कहीं गिर ना जाए, कि इधर उधर ना हो जाए। सामानों के ऊपर नाम लिखा जाए ताकि अगर कहीं गुम हो जाए तो वो मिल जाए, है ना। अपनी डायरी लेके जाए, है ना। फिर साक्षी जी ने लिखा कि भाई वेदर एक बार चेक कर लो, कौन से वेदर में जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, या फिर असम जा रहे हैं, या फिर राजस्थान जा रहे हैं, तो कैसा वेदर होगा उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। फिर गोल्डी जी, है ना, तो भाई पेपर प्लेट चाहिए, ताला और रस्सी चाहिए, टॉर्च चाहिए, डायरी चाहिए, पूरे यात्रा का नक्शा हो कि भाई जहाँ जाएंगे तो वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सी जगह है, डिस्टेंस क्या होगा, हम कहाँ रुकेंगे, वहाँ रिजर्वेशन कैसे करवाएंगे, है ना। आईना ले जाएंगे, तेल, गंगी, पेपर, सब बहुत सारी चीजें, मतलब कई लोगों ने कॉमन में ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्डी जी ने लिखा है, बट ये मैं सिर्फ लिखने के लिए कि हम किस तरह से प्लान करते हैं, हमारी यात्रा जो करते हैं तो कितनी बढ़िया तरीके से प्लान करते हैं। छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि संदीप जी ने बताया कि भाई वहां भी जाएंगे तो 2 गज की दूरी तो बनाए रखेंगे। देखो ये भी कितना जरूरी है कि भाई जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना का, तो मन में तो वो भाव है ही कि भाई 2 गज की दूरी बनाते हुए ही यात्रा पूरी करनी है। फिर यात्रा का तरीका कैसा हो, सचेत और सावधान रहना है, ठीक है। फिर एक ग्रुप में ऐसा भी लिखा था कि भाई यात्रा पे तो हम जाएंगे बट घर को ताला मारेंगे, घर के अंदर वो जो गैस का बटन है उसको बंद करके जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट आती है उसके बटन को बंद करके जाएंगे। तो ये भी यात्रा के प्लानिंग का एक भाग होता है। तो आप देख सकते हैं कि यात्रा को सफल बनाने के लिए आपने कितनी छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा है, और आपने इस तरह से प्लान किया है ना। मन उत्साह से भर जाता है, ठीक है। सबको पसंद हो वैसी चीज ले जानी है, तो परिवार को भी ध्यान में रखते हैं, प्रदेश की जानकारी लेते हैं। कई लोगों के, अनिल जी का क्लियर था कि भाई पंचमढ़ी जाना है, पंचमढ़ी जाते हुए बस से ही जाना है, क्योंकि बस से जाते हुए वो पूरी वादियों में जैसे गाड़ी गोल गोल घूम के ऊपर जाती है, तो बच्चे जो है उसका पूरा आनंद प्राप्त कर सके और प्रकृति के साथ वो जुड़ सके। तो जिस तरह का जैसा लक्ष्य होता है वैसा भाव हम लाते हैं, और वो भाव को हम अपनी योजना का भाग बनाते हैं। तो ये जो यात्रा का तरीका है, इसी तरह से हम बाकी सारे अपने लक्ष्यों को पाने का तरीका भी बना सकते हैं, है ना। परिवार के साथ बैग गुम हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। निधि जी ने ये लोग, अरे बैग गुम हो गई तो उस समय कैसा करेंगे, तो उसके लिए प्लान करना है, ठीक है। दीपक जी ने लिखा है कि भाई कोई इमरजेंसी नंबर, जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी नंबर सारे लेके रखे। सिमरन जी ने लिखा है कि सामान के ऊपर टैग हो। सुनीता जी लिख रहे हैं कि भाई पुस्तकें भी साथ में हो, तो जब भी टाइम मिले तो अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ लिए जाए, ठीक है। अभिलाषा जी कह रही है कि पावर बैंक लेके जाए, गॉगल्स लेने, फोटो खिंचवाएंगे तो गॉगल्स भी चाहिए, सेल्फी स्टिक भी चाहिए, ठीक है, गाइड भी चाहिए, सावधानी और सूझबूझ रखना है। तो ये भी एक मन की अभिलाषा होती है, तो वो हम करते हैं। फिर अर्चना बेन ने लिखा है कि भाई कपड़े धोने के लिए तो कपड़े धोने के साबुन भी चाहिए, है ना। मंजन, देखिए कितनी छोटी छोटी बारीकियां है, कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों ने प्लान किया है, और मैं आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली फिर से रखता हूं, है ना। सुनील यादव जी कह रहे हैं कि जलवायु की, और आप लोगों ने शब्द प्रयोग भी जो किए है ना वो बहुत अच्छा है, और मैं आपकी हिंदी पढ़ के और ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे आपकी हिंदी से सीखने मिला। मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, बट आप लोगों की हिंदी पढ़ के मुझे सीखने का अवसर भी मिला। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी प्लानिंग आपने की, और मुझे पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा, और आपके फीडबैक भी मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं वापस पहली वाली स्क्रीन पे जाता हूं। तो आपने जो ये यात्रा की पूरे प्लानिंग के साथ की, और प्लानिंग के साथ करते हुए आपने वो यात्रा को अभी की, शुरू भी नहीं की है, बट मन में उसका आनंद भी ले लिया। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस और नो? सही है ना? मन में तो घूम के आए ना आप सब, मन की आंखों से? हाँ, बढ़िया। तो देखिए मन की आंखों से सब लोग घूम के आए हैं, है ना। भले वो गए नहीं है, बट मन की आंखों से तो पूरी यात्रा कर ली है। तो ये मन की आंखों से ही अपने लक्ष्य को हासिल करना है सबसे पहले। अगर मन की आंखों से लक्ष्य हासिल हो गया ना, फिर आप देखिए कि आपकी योजना कितनी बढ़िया बनती है ना। आप भी अरुणिमा सिन्हा बनेंगे, और आप भी
वो किशोर नायक बनेंगे जो भर्ती हो गया लश्कर में। ठीक है, तो जैसा लक्ष्य की चाह होती है ना, वैसा रास्ता और वैसा आयोजन हम करते हैं। बढ़िया, तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं आंसर, अच्छा लग रहा है। अब आप मान लीजिए कि स्कूल में आप प्रजासत्ताक दिन या स्वतंत्र दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या ध्यान में रखते हैं उसमें, कैसे तैयारी करते हैं बताइए, कितने दिनों से पहले तैयारी करते हैं, फटाफट जरा लिखिए चैट बॉक्स में, है ना। हमारे स्कूल में कोई ना कोई दिन बनता है ना, स्वतंत्र दिन मनाते हैं, प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं, 15 दिन से पहले तैयारी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। क्या क्या तैयारियां करते हैं उसमें, हाँ 1 वीक से पहले, बढ़िया संगीता जी। और क्या, क्या करते हैं तैयारियों में, हाँ ज्योति जी, क्या करते हैं तैयारी में, सिर्फ तैयारी करते हैं, प्लान कैसे करते हैं उसका बताओ आप। देखो आप ये करते ही है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्य पहले से देख ही लेते हैं। ज्यादातर कोई भी संस्थाओं में कभी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई प्रोग्राम कभी फेल होता ही नहीं है। वो पहले से दे, हाँ डांस, कहानी, गीत, स्पीच, है ना, वो नाम पे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एम बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले बच्चों को देखते हैं, बढ़िया। तो ये सारा आयोजन हम करते हैं और उसको हम सफलता से कर सके, उसके लिए हम पूरा प्लान करते हैं, गाना गाने की तैयारी करते हैं, है ना, प्लानिंग होती है। बहुत बढ़िया संकेत जी, प्लानिंग होती है। और कितनी देर तक करना है, मतलब पूरा टाइम टेबल बनता है, शेड्यूल बनता है, कौन गेस्ट आएंगे, ठीक है, कौन से बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे क्या तैयारी करेंगे, किस तरह की आकृति बनानी है, कौन डांस परफॉर्म करेगा, कौन कहानी कहेगा, गेस्ट जो आते हैं तो उनको वेलकम कौन करेगा। तो ये सारी प्लानिंग होती है, तब जाके ये बनता है। और पूरी जो टीम है ना स्कूल पूरी, वो प्लानिंग में लग जाती है, सब लोग अपना बेस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं और पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक बनाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है ना। तब जाके वो 15 अगस्त 26 प्रजासत्ताक दिन अच्छे से हो पाता है। और ऐसा हर बार स्कूल में जितने भी नए नए प्रोग्राम आते हैं तो उसको हम इसी तरह से करते हैं और वो सफल बनाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये हमें नहीं पता था, ये हमें पता ही था और हम बरसों से ये करते हैं, पूरी चार्टशीट पूर्ण करते हैं। बढ़िया ललित जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे है ना, तो प्लानिंग क्या हो सकता है कि भाई घर खरीदना हो या कार खरीदना हो या खेतों में ज्यादा फसल लेना हो, तो उसका भी प्लानिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, बट घर कैसा हो पहले मन की आंखों से देखना है, कौन से विस्तार में हो, कार कौन सी हो, फसल कौन सी हो, मेरे खेत जो है फसल से कैसे ले रहा है, कौन सी फसल से ले रहा है। तो जब मन की आंखों से देखते हैं तब जाके फिर हम उसका योजना बनाते हैं। अब मैंने आपको एक वीडियो भेजा था और वो वीडियो किसान का था जिसने फसल का प्लान किया था। आप बताइए कि वो वीडियो से आपने क्या सीखा और आपको उस वीडियो से क्या समझ में आया। कितने लोगों ने वीडियो देखा है, जरा थंब बताइए, रेज योर थंब। बताइए कितने लोगों ने वीडियो देखा है। रुचि जी ने देखा है, बढ़िया। सिर्फ रुचि जी ने देखा है, चैट बॉक्स में थंब बताइए। हाँ, तनुज जी ने देखा है, अर्चना जी ने देखा है, बाकी सब वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला। निधि जी आपको, पंचम लाल जी, ज्योति जी, हृदय जी, वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला कि मिला। देखिए जो भी वीडियो दिए जाते हैं ना, कई बार हो सकता है कि उसकी चर्चा हम इसमें नहीं करें, बट वो वीडियो जो है वो बहुत कनेक्टेड होते हैं हमारे प्रोग्राम से। हाँ, कई सारे लोगों ने देखा है, बढ़िया। तो आप बताइए कि वो वीडियो में क्या देखा आपने, क्या समझ में आया वो वीडियो देखते हुए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में आया।
जल्दी से। फार्मर को सफलता कैसे हासिल हुई, जो किसान है वो सफल कैसे हो पाया? हार्डवर्क, ठीक है, और क्या? हार्डवर्क तो उसने किया ही, बट नया क्या किया? प्लानिंग किया, बहुत बढ़िया। रुचि जी क्या प्लानिंग किया? जरा डिटेल में लिखिए जो आपको समझ में आया हो वो। जिन जिन लोगों ने देखा है, मेरे ख्याल से हाँ, बंजर भूमि में गन्ना लगाया, ठीक है। साक्षी जी, तनुज जी, हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की, बढ़िया साक्षी जी। अब आप ये देखिए कि वो भी आम किसान ही था, जो किसान थे उसी में से वो था, बट उसने अपनी फसल को अलग तरीके से उगाने का प्रयास किया, ऑर्गेनिक खेती की, उसको उसकी उपज के दाम ज्यादा मिले दूसरों के बदले, ये उसका प्लानिंग था, क्योंकि क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। फसल जो थी वो इतनी बढ़िया थी जो सेहत के लिए काफी अच्छी थी, जो उसके परिवार को, जो खरीदेगा उसके परिवार को और सबको वो मदद करने वाली थी। तो ये प्लान हुआ, और उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? उसकी धरती को हुआ, जिस धरती पे ये फसल उगाता है, क्योंकि उसमें जो जीवाश्म है, जो केमिकल है, वो केमिकल वो नेचुरल यूज करता है, जो खातर है वो नेचुरल यूज करता है। तो उससे क्या होता है कि धरती की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बनी रहती है, और उसको बाहर से लाना नहीं पड़ता है केमिकल, और वो खुद ही अपने बीज जो है, उसी बीज में से वो अपने बीज को निकाल लेता है ताकि वापस उसको बो सके। तो ये एक बहुत बढ़िया सफल किसान का प्लानिंग होता है कि वो सोचता है कि मेरी धरती क्या है, मेरी धरती को जरूरत क्या है, और मैं इसको कैसे संभाल के लोगों की सेहत के लिए भी और मेरे अपने आर्थिक उपार्जन के लिए भी काम कर सकता हूँ, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लिखा है किसान में लोगों के स्वास्थ्य की और बढ़िया परवाह की, बहुत अच्छा संकेत जी। तो ये हमें भी सोचना है। देखो बच्चे भी क्या है, बच्चे क्या है, बीज के रूप में होते हैं, और हम क्या है, शिक्षक क्या है, शिक्षक भी एक किसान ही है। वो किसान खेत में जैसे बीज में से पौधा बनाता है और पौधे से फिर बड़ा सा पाक लेता है, वैसे ही हमारे सामने जब छोटे बच्चे आते हैं ना, तो वो बीज रूप में होते हैं। अब वो किसान किस तरह से वो फसल को जोता है ना, उस हिसाब से फसल लहराती है, ठीक है। टीचर क्लास में जाके डांटता है, बड़ी बड़ी आवाज में बात करता है, बच्चों को धमकाता है, मार देता है, ये सब करता है ना, तो मान लीजिए कि बीज जो है, ये जो फसल है ना, वो गई काम से, पानी में बहने वाली, ठीक है। मार मार के कभी किसी को सुधारा नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी आवाज में कभी किसी को सुधारा नहीं जा सकता। हमारे अच्छे आचरण से ही फसल को भी अच्छी बना सकते हैं। तो ये एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़िया। और मैंने एक और वीडियो आप लोगों को भेजा था, और वो भी हम अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये वीडियो कितने लोगों ने देखा है बताइए। हाँ, बढ़िया बढ़िया, है ना। जिन लोगों को चैट बॉक्स में थंब बताना आ गया है वो अच्छी बात है, बाकी सब लोग भी सीख ले, बहुत जरूरी है। थैंक यू तनुज जी। अब बाकी किसी ने नहीं देखा है, ये तो सबसे जरूरी है, ये शिक्षा का सबसे बड़ा वीडियो है, और ये हमारी सबसे बड़ी फेल्योर दिखाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो एक शिक्षक के रूप में ये अच्छी बात नहीं है। आप समझिए कि हम कितनी बड़ी फेल्योर लेके चल रहे हैं, सामाजिक निष्फलता। ये वीडियो में क्या है कि 10वीं और 12वीं कक्षा में सारे जो स्टूडेंट्स है, कई सारे लाखों में जो स्टूडेंट्स है, वो हिंदी जो राष्ट्रभाषा का जो विषय है उसमें फेल हो गए। आप समझिए कि ये कितनी
कितनी शर्मजनक बात है। आरती जी हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना है आपको, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, इसके लिए तो ये कितनी शर्मजनक बात है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे हिंदी राष्ट्रभाषा में फेल हो गए। जिस देश की वो भाषा है, जिस संस्कृति की जो भाषा है, उसी भाषा में फेल, बाकी सब पाने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो 10वीं और 12वीं की कक्षा में जाके फेल हुए, वो जब से पहले धोरण में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा में थे, तब से ही ये चल रहा था कि उनके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं शिक्षकों ने ध्यान दिया, नहीं परिवार ने ध्यान दिया। बोले ये तो क्या है, ये तो ठीक है, ये विषय इतना काम में नहीं आता है। आप मान के चलिए कि जो भाषा का, राष्ट्रभाषा का या मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है ना, वो अपनी जड़ से कट जाता है, उखड़ जाता है। और एक बार जड़ से और उखड़ गया, कट गया ना, तो मान लीजिए कि जिंदगी में वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगा, सिवाय के कुछ एक छोटी छोटी सफलता। अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा के ऊपर शिक्षक के रूप में काम करना बहुत जरूरी है। ये भाषा ही है कि जिससे हमने कम्युनिकेशन करना सीखा है, संवाद करना सीखा है। माता के माँ है ना, जब पेट में होते हैं बच्चे तो सबसे पहले वो माँ के भाव को सुनते हैं मातृभाषा में, और वही मातृभाषा सीख के वो अपनी जिंदगी को समझने की शुरुआत करते हैं, संवाद करते हैं, माँ से करते हैं, पापा से करते हैं, परिवार के लोगों से करते हैं, और जिंदगी को समझने की शुरुआत करते हैं, और ऐसे ऐसे बड़े होते हैं। और फिर उसी को काट देना, उसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, उसी को अच्छे से पढ़ाना नहीं। 9-10 लाख छात्र हिंदी भाषा में फेल हो जाए, कितनी शर्म वाली बात है। मतलब मेरा तो खून खोल जाता है कि ये क्या कर दिया हमने बच्चों को कितना दूर ले गए अपने अब, और हमने बाकी सारी भाषाओं को कितना महत्व दिया है। मतलब इंग्लिश आ गई तो मान लीजिए कि आपने जग जीत लिया, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन जिन राष्ट्रों ने, जिन जिन देशों ने अपने देश में प्रगति करके विश्व के सामने मॉडल खड़ा किया है, तो उनके पास सबकी अंग्रेजी भाषा नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो चाइना हो, ठीक है, चाहे वो जापान हो। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक सपोर्ट लैंग्वेज है, वो मातृभाषा नहीं है उन देशों की। पर हम लोगों ने मान लिया कि यही सब कुछ है, हमारी भाषा तो कुछ नहीं है। ये गौरव जो हमने खो दिया ना, शिक्षक के मन में, शिक्षक के हृदय में आप मातृभाषा के लिए गौरव नहीं है, तो मान लीजिए कि वो शिक्षक बनने के ही लायक नहीं है। जो हिंदी के विषय को ऐसे मर मर के पढ़ा रहा है ना, वो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। उसको कोई और विषय पढ़ाना चाहिए, बट हिंदी का विषय तो नहीं पढ़ाना चाहिए। और जो भी मातृभाषा पढ़ाते हो तो वो मन में ठान के रखे, योजना ऐसी बनाए कि मेरा एक भी बच्चा आने वाले जितने भी साल तक हिंदी पढ़ेगा ना, उसका रस उसमें बना रहेगा और वो उसमें कामयाब होगा। इस तरह की योजना होनी चाहिए। 12 लाख 10 लाख लोग फेल हो जाए तो मतलब ये योजना फेल कैसे हुई? तो उसका कारण क्या है? बच्चे सीखना नहीं चाहते थे। ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चे सीखना नहीं चाहते थे, जो सिखाने वाले थे उनके तरीके ही गलत थे। उन्होंने उनके मन में भर दिया कि ये कुछ काम की लैंग्वेज नहीं है, इसमें तो सिर्फ पास होना है। क्या पास होना है? संस्कृति को मिटा देंगे क्या हम? तो ये हमें सोचना है, अगर हम शिक्षक हैं, और ये हर एक विषय के बारे में सोचना है कि हम किस तरह से बच्चों को ये सिखा रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, बदलाव आ रहा है, तरक्की हो रही है। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप भले शिक्षक के रूप में 30-35 साल गुजार लेंगे, बट वो जो जीवन का आनंद होना चाहिए ना, जो कुछ देने का भाव होना चाहिए, जो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अपने आप को प्रश्न पूछना है कि ये भाषा का जो विषय है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमें नहीं पता है तो क्या मैं उसको और सीख रहा हूँ, और बेहतर तरीके से कैसे सिखाते हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं क्या? और ये सिर्फ स्कूल के शिक्षकों की नहीं, स्कूल के जो संचालक है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो परिवार है, जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों के माता पिता आ रहे हैं स्कूल में, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको भी तैयार करना है कि हिंदी कोई आम विषय नहीं है। आपकी जो भी भाषा हो, जहाँ छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है, जहाँ लोकल लैंग्वेज भी अलग होती है, वो पूरी हिंदी भी नहीं होती है, तो वो विषय में भी वो क्या माहिर है, वो तय करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़िया।
तो मैं मानता हूं कि आप लोग ये समझ रहे हैं, है ना। मातृभाषा को ज्यादा सरल समझने के ज्यादा सरल समझ के इग्नोर किया। सही बात कह रहे हैं संकित जी, मातृभाषा पर ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजी भाषा पर ध्यान देना। हाँ, बहुत सही बात है। अंग्रेजी के तो गुलाम हो चुके हैं। अंग्रेजी तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बोलना आ गया मतलब हमने हिमालय चढ़ लिया। अरे ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग यहाँ आके, आप मान लीजिए कि वेस्टर्न वाले यहाँ आके अब हमारी संस्कृत सीख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो वैज्ञानिक तरीके से पहचानना होगा कि हमारी भाषा में ऐसा क्या है। ऐसे ही मुंह में आके या फिर टीवी मीडिया में देख के हम अंग्रेजी के लिए एकदम पीछे पड़ जाते हैं, है ना। बिजनेस लैंग्वेज है, धंधा करना है तो सीख लो, धंधा होगा, बट वो मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती है। ये हमें समझना होगा। नहीं तो आपके गांव के बच्चे एक बार इंग्लिश में पढ़ के गांव से निकल गए ना, फिर वो कभी गांव में आने वाले नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो वहीं से कट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बातों का बुरा मत लगाना, बट ये हमारे समय की वास्तविकता है और ये एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और भी आयोजन के क्या क्या बड़े बड़े एग्जाम्पल है, तो आप देख लीजिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है या आईपीएल होता है, तो बहुत समय पहले से उसका प्लानिंग करना पड़ता है। ओलंपिक है तो वो तो 4-4 साल में है ना। जैसे ही ये साल का ओलंपिक कंप्लीट हुआ तो अगले साल के ओलंपिक की तैयारी शुरू हो जाती है। कुंभ मेला जो है तो वो भी बहुत बड़ा, अगर उसको सफल बनाना है तो उसकी बहुत बड़ा छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आयोजन करना पड़ता है। हमारा देश देखो 135 करोड़ का देश है, उसमें अगर चुनाव आ रहा है तो चुनाव की टीम को पूरे हर एक एरिया के वाइज प्लान करना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव होगा, केरला में कैसे होगा, गुजरात में कैसे होगा। तो वो पूरा प्लान करना पड़ता है, छोटी छोटी बारीकियां ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि ये कार्यक्रम जो है वो सफलता से पास हो। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो भी काम है, चाहे वो संगठन के रूप में हो या व्यक्ति जो सफल व्यक्ति हुए उनके रूप में हो, योजना के बगैर वो सफल नहीं हो पाए। तो लक्ष्य हो गया बट योजना नहीं है तो मान लीजिए कि आप फेल है। और दूसरा के लक्ष्य पहले मन में हासिल कर लेना है, फिर वो योजना के रूप से हासिल हो जाएगा। चलिए अब मेरा मूल सवाल ये है कि देखो हम सारी चीजों को, हम चीजों और संसाधनों को पाने के लिए प्लान करते हैं, है ना, योजनाएं बनाते हैं, बट जिंदगी कैसे जिएंगे उसके लिए कभी प्लान नहीं करते। क्या ये सही है? सही है या गलत है? आप बताइए, जवाब दीजिए हृदय जी। हाँ सही है या गलत है? साक्षी जी यस, हाँ ठीक है। रुचि जी सही है ना। ये यात्रा का प्लान कर लिया, छोटी छोटी बारीकियां, ताला भी ले लिया, रस्सी भी लगा ली, टैग भी लगा लिया, क्योंकि यात्रा को सफल बनाना है। पर जिंदगी को अगर हम देखें तो जिंदगी भी तो एक यात्रा है। वो यात्रा को सफल बनाने का क्या प्लानिंग है? नहीं, वो तो हमारे पड़ोस वाले करते हैं ना, वैसा हम करते हैं। पड़ोसन की साड़ी और पड़ोसी की गाड़ी, यही हमारा मकसद है। इसको देख के हम अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। ज्यादातर समाज में ऐसा ही देखा गया है। जो अच्छे से सोचते हैं वो लोग अपने लक्ष्य खुद बनाते हैं और खुद योजना बनाते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने आप को पूछे कि क्या ऐसा हम तो नहीं है ना, है ना। सब लोगों को आंसर देना है, क्या ये सही है? चीजों और संसाधनों को पाने के लिए प्लान करते हैं। अपने हिमालय जाना है तो यात्रा अच्छे से प्लान करेंगे, बट जिंदगी कैसे जिएंगे, जो हम 80-100 साल तक जीने वाले हैं, उसको कुछ प्लान नहीं होता है। सही है ना? ज्योति जी नहीं, गलत है। ओके, कैसे गलत है आरती जी बताइए। ज्योति जी बताइए कैसे गलत है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए बोलिए। हेलो आरती जी हाँ बोलिए। सर, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल ये है कि हम अगर हिमालय जाते हैं और जो प्लानिंग करते हैं, जो भी प्रवास का प्लानिंग करते हैं, तो वो सफल कैसे हो उसका पूरा प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पर जिंदगी जो है
वो जिंदगी हम 80-100 साल जीते हैं, तो वो कैसे जिएंगे उसका प्लानिंग करते हैं या नहीं? तो ये मैंने ये पूछा कि ये सही है या गलत है कि हम उसका प्लानिंग नहीं करते हैं। सर वैसे तो कोई ज्यादा प्लानिंग तो नहीं करता है, पर हाँ ये है कि गलत रास्ते पे ना जाए, ये जरूर कोशिश रहती कि अपने पास जो है जितना है उसी में खुश रहे। हाँ, मतलब आप मानते हैं कि ये सब लोग ऐसा ही सोचते हैं? सर मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती, पर मैं अपनी पर्सनल राय आपको यही बता रही। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आपने अपने आप को बचा के रखा है, बट वो कोई लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई मैं बची हुई हूँ, बट मैं इससे कौन सा लक्ष्य हासिल करने वाली हूँ, या मैं जिंदगी किस तरह से जीने वाली हूँ। ठीक है, आपने गलत संगत से अपने आप को दूर रखा है, गलत बातों से अपने आप को दूर रखा है, बट आप किस लक्ष्य को उससे हासिल करेंगे? एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छी बात है, अच्छी संगत रहेगी, गलत संगत नहीं रहेगी, बट उससे क्या आप अपनी जर्नी में हासिल करेंगे, ये जरूरी ही है, बिल्कुल जरूरी है ज्योति जी, आपने जो बोला वो। पर ज्योति जी से कितने बच्चे, हाँ बताइए। सर हासिल का तो नहीं पता, पर ये है कि कुछ नाम के साथ धब्बा नहीं लग पाएगा। हाँ, तो एक ये कोशिश रहती है कि हमारा नाम किसी गलत चीजों के साथ जुड़ ना जाए, या फिर हमें समाज के सामने शर्म में नहीं पड़ना पड़े। अब ये समझ आपकी बनी है, तो एक लक्ष्य आपका ये बन गया कि जो समझ आपकी बनी है, यही समझ आपके क्लास में जितने बच्चे हैं ना, उन बच्चों तक भी जानी चाहिए। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ ज्योति जी? जी सर। हाँ, तो ये आपका एक लक्ष्य हो सकता है कि भाई जीवन को कैसे जिया जाए, और क्या उसमें क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो ये बात भी आप बच्चों को मूल्यों के रूप में जरूर दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, है ना। और इसके ऊपर सोचते सोचते ही हो सकता है कि आपको भी अपने जीने का मकसद मिल जाए। बहुत अच्छा। हाँ, आरती जी कुछ कहना चाहती थी? जी सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाहती थी? सर हम अपनी जिंदगी की कोई प्लानिंग तो नहीं करते कि कैसे करना, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि सर यदि हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो बेनिफिट हमें ही होगा। हाँ एकदम, मतलब देखो प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि भाई ये 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, 5 साल में करना है। नहीं तो क्या होता है कि कोई कहता है कि अरे यार तुम इतने होनहार हो, तुम में इतना हुनर है, तो यार तुम थोड़ा अच्छा सा काम कर लो तो तुम कितने आगे जा सकते हो। तो हम क्या कहते हैं, अरे करेंगे यार, जिंदगी बहुत लंबी है, कर लेंगे, हो जाएगा, और उसमें समय निकल जाता है। बट अगर प्लान कर लिया है ना, तो वो जब भी कोई ऐसा कहता है ना, तो आप बोलेंगे हाँ मैं अगले 1-2 साल में कर लूंगा, अगले 6 महीने में कर लूंगा। तो जैसे ही समय की अवधि जुड़ जाती है ना अपने हुनर के साथ, वैसे हम काम करने लगते हैं और वो लक्ष्य हासिल होता हमें दिखता है। जी ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, उसको हम प्रोलॉन्ग ना बनाए। हाँ हृदय जी, काबिल बने, बहुत अच्छा। बट जरूरी यही है कि काबिल बनना ये जिंदगी की यात्रा है। हर एक चीज में हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो काबिल बनना जरूरी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब मेरा सवाल ये है, जैसे मैं अभी आपसे तो बात हो ही गई ज्योति जी से, बट एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है, ये आपका सवाल है और ये आपको सोच के आना है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बताया कि हम एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, राइट। हमें शिक्षा व्यवस्था में बहुत बढ़िया काम करना है, और ये सबसे बड़ा काम है और ये सबसे अच्छा भी काम है। जो शिक्षा को समझते हैं और उसके साथ आगे जाना चाहते हैं, इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जीते जाते इंसानों के साथ काम करने को मिलता है, ऐसे बच्चों के साथ काम करने को मिलता है जिनमें बहुत सारी संभावनाएं, असीम संभावना है, और वो कुछ जिंदगी में हासिल करने के लिए, पाने के लिए, खुश रहने के लिए आए हैं। तो शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको सही मार्गदर्शन दे सकता है अपने आचरण के द्वारा, है ना, पूरा प्यार दे सकता है अपनी अपने विषयों के द्वारा, है ना। तो आपको ये सोचना है, आपका अगले वीक का जो लक्ष्य है वो ये है कि एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है। कई लोगों ने बता दिया है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आप नोट कर ले कि शिक्षक के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी आपने ऑलरेडी, मैंने पिछली बार आपको ये दिया था, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोगों ने अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटा है, बताइए। कि अगले 6 से 1 साल में क्या करना चाहते हैं, 1 से 3 साल में क्या करना चाहते हैं। जैसे कि तनुज जी ने बताया कि मैं MMPSC का काम करना डिग्री हासिल करना चाहता हूं। तो तनुज जी कौन से साल तक
सर 2024 तक। बहुत बढ़िया, तो आपको ये क्लियर है कि 2024 तक आप ये क्लियर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यस सर। अभी मैं साक्षी जी को पूछता हूँ, साक्षी जी कार कब तक लेनी है? सर नेक्स्ट 5 years। हाँ, तो साल कौन सा? 2025 के बाद भी नेक्स्ट 5 years होंगे, 2030 के बाद भी नेक्स्ट 5 years होंगे। नो सर 2026। 2026। ओके, चलिए बढ़िया। तो साक्षी जी ने तय कर लिया है कि 2026 तक अब मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लक्ष्य है और आप कर सकते हैं। और ये साक्षी जी अपने पैसों से लाएगी, ठीक है ना साक्षी जी? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए फिर बाकी सब लोअर की जब बात हुई तो बताइए कब तक लोअर बन जाना है, क्या प्लान किया है, क्या रिसर्च किया है? सर अभी तक तो बन ही जाना था, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले चलूं। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी, ये शब्द लक्ष्य में काम नहीं करते हैं। स्पष्ट होना पड़ता है, स्मार्ट स्मार्ट, स्पेसिफिक, स्पष्ट। कौन सी साल तक? जल्दी से जल्दी कब होता है? 2030 भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, 2040 भी जल्दी से जल्दी हो सकता है। आपके लिए जल्दी से जल्दी क्या है? सर 2022 तक। अच्छा, चलिए, तो फिर 2022 में हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, ठीक है? बढ़िया। और उसमें कुछ हेल्प की जरूरत है तो आप अपने परिवार के या शिक्षा से जुड़े हुए मित्रों की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है? और बाकी सारे शिक्षक जिन्होंने लिखा है कि हम एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना, देखो, अच्छे शिक्षक अच्छे इंसान है तो अच्छे शिक्षक बनने ही वाले हैं। शिक्षक स्किलफुल होना भी इतना जरूरी है और शिक्षक प्रयोगात्मक होने भी इतने जरूरी है। आप कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा पढ़ाते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप बेहतर बच्चों को दे पाएंगे और आप खुद भी सीख पाएंगे। तो ये बहुत स्किल्ड होना बहुत जरूरी है और एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो बाकी सब लोगों ने, जिन लोगों ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको हर एक लक्ष्य इस तरह से, इस प्रकार से सोचते हुए रखना है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि अगले सत्र के दौरान आप ये कर लेंगे, ठीक है? लक्ष्य कैसे होने चाहिए तो ये आपको बताइए है कि ये स्मार्ट होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, नापे जा सकने होने चाहिए कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे। हिमालय जाना है तो अभी दिल्ली पहुंचे हैं, फिर हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे, फिर हम श्रीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद हिमालय पहुंचेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि भाई मैं नाप सकता हूँ, फिर प्राप्त हो सके, है ना, लक्ष्य प्राप्त हो सके, ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्राप्ति ना हो सके। फिर आपके चारों परिमाण के साथ सुसंगत हो। पैसे बहुत कमाने हैं बट पैसे कमाने में 18 घंटे दे रहे हैं और परिवार में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, घर के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लक्ष्य आपका सुसंगत नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप खींच गए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में है टाइम बाउंड, ठीक है ना? तो समय मर्यादा होनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्य तो बनाते चलेंगे, हर साल नया लक्ष्य बनाएंगे, बट पूरे करने की मर्यादा नहीं होगी समय की, तो ये कभी पूरे नहीं होंगे। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप ये भी तय करें कि आपके लक्ष्य जो है वो स्मार्ट है कि नहीं है। जिन लोगों ने शिक्षक, अच्छे शिक्षक बनने की बात की है, तो आप तय करें कि मुझे एक शिक्षक के रूप में अपने में क्या क्या नई नई स्किल्स जो है वो लानी है, ठीक है, या मुझे क्या सीखना है। तो उसको आप पहले डिफाइन करें, आप लिख लीजिए। लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आपको अभी करना क्या है, योजना तभी बन पाएगी। एक अच्छा टीचर बनना ये कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना? लक्ष्य वो एक अच्छी बात है और वो बहुत जरूरी भी, बहुत बहुत जरूरी है, पर उसमें क्या आएगा, अच्छा टीचर आप किसे मानते हैं उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, लिखना, व्याख्यायित करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप उसको लिख लें। आयोजन का काम कैसे होता है? तो आयोजन हमेशा, जैसे आपने यात्रा का प्लान किया था, पंचमढ़ी का प्लान किया अनिल जी ने या बाकी सब लोगों ने यात्राओं का प्लान किया, तो आपने क्या किया कि पहले लक्ष्य तय किया, फिर क्या किया, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि भाई कौन सी ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे या प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे, सब कुछ तय कर लिया। सब जगह होटल में कहाँ रुकेंगे, किस जगह रुकेंगे, है ना, कितना किराया होगा, सब कुछ। तो हुआ क्या कि लक्ष्य तय किया, फिर लक्ष्य को पाने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, सारी माहिती इकट्ठा की
कि ताकि हम देख सके कि भाई ये लक्ष्य से, ये माहिती से ये लक्ष्य पूरा हो सके। फिर क्या किया, माहिती को इकट्ठा किया, फिर विश्लेषण किया कि देखो हवाई यात्रा से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे बट किराया ज्यादा लगेगा, प्राइवेट कार से जाएंगे तो सहूलियत ज्यादा रहेगी, रास्ते में सब कुछ घूमते हुए जा पाएंगे, सब देख पाएंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप सब ऑप्शन चेक करते हैं और उसमें उसका विश्लेषण करते हुए जो बेस्ट है वो आप अपने लिए तय करते हैं और वो फाइनल करते हैं। इस हिसाब से फिर आप वहाँ पे गाड़ी का बुक करवाते हैं, आप खाने के लिए बुक करवाते हैं, आप जिन जिन स्थलों पे जाओगे वो स्थलों की पहले से टिकट ले लेते हैं। जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आए तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आए तो आपने बहुत पहले से प्लान कर लिया कि भाई ऑनलाइन बुक कर लिया है टिकट, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे जाएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, चांपानेर जाएंगे, है ना। इस तरह से तो आप जहां भी प्लान करते हो तो फिर एक यात्रा के साथ उसके आसपास के स्थलों का भी प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए फिर आप उसका माहिती इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हो और फिर आयोजन करते हैं कि भाई चलो अब निकलते हैं, है ना, नारियल फोड़ते हैं ना, श्री गणेश करते हैं और फिर आयोजन का अमल करते हैं और अमल को जो भी हमने किया है उसको फिर हम सुपरवाइज करते हैं। तो पूरी यात्रा को हम ऊपर से देखते रहते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे प्लान किया था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ाई में, एग्जाम में पढ़ाई का प्लान किया था, प्लान ये था कि ये सिलेबस जो है वो इतने इतने समय तक हो जाएंगे, तो फिर हम उसको सुपरवाइज करते हैं कि अभी कहाँ पहुंचा, इतना तय किया था, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे हम सुपरवाइज करते करते ये प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं और ये प्लानिंग का जो चक्र है वो इसी तरह से चलता रहता है। जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे नया लक्ष्य आता है, फिर उसकी नई माहिती इकट्ठी होती है, उसका विश्लेषण होता है, उसका आयोजन होता है। तो ये चक्र गोल 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 फरता रहता है जब तक लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं है तो ये चक्र कुछ काम का नहीं है। तो याद ये रखना है कि ये जो लक्ष्य है ना, इसका फोटो आप खींच के रख ले कि आप देखिए कि आपका जो लक्ष्य है इसका अमल इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए बाय। और मैंने आपको यहाँ पे एक कैलेंडर दिया है, आने वाले 6 महीने से 1 साल की योजना। तो आप ये कैलेंडर को देखते हुए, ठीक है, आप देख लीजिए कि दिसंबर 2021 तक आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, है ना। और हर एक जो महत्वपूर्ण तारीख है हर एक महीने की, कि जहाँ पे आपके लक्ष्य पे आप पहुंच रहे हैं, उसका प्लानिंग आपने किया है, तो आप उसको यहाँ पे नोट कर लें। मैंने इसीलिए 2021 का कैलेंडर है और इसमें आपको जो भी जरूरत होगी तो हम सब आपके साथ रहेंगे। बट आपको तय करना है कि यहाँ तक जाना कहाँ है। दिसंबर 2021 तक आपको अपने लिए क्या हासिल करना है, चाहे वो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, यानी एजुकेशन के रूप में हो, या फिर आपके खुद के कुछ लक्ष्य हो, फिर धंधे या सर्विस के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में, या फिर एक अच्छी उसमें समाज सेवा के रूप में हो, और या फिर स्पिरिचुअल, जो भी हो आप तय करें कि आपको जाना कहाँ है। आपको मान लीजिए कि आपको सेवा का कोई काम करना है, तो भाई आप मान लीजिए कि जुलाई का महीना आ रहा है, वो आस्था का महीना है, तो उस समय मैं इतनी सेवा करूंगा यहाँ पे जाके, या फिर दिवाली का टाइम आ रहा है तो दिवाली के समय में मैं ये काम करूंगा। तो ये आप पहले से प्लान कर सकते हैं ताकि आपके लक्ष्य क्लियर हो, तो आप उस हिसाब से पूरे साल का आयोजन कर सकते हैं। और एक जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ वो है मार्च 2021, ठीक है ना। वैसे अभी मार्च 2021 तो कंप्लीट होने आएगा, बट अप्रैल 2021 जो है, तो अप्रैल 2021 को आप किस तरह से प्लान करते हैं, है ना। अप्रैल 2021 को आप किस तरह से जिएंगे, तो पूरे महीने का एक कैलेंडर आपको अगले सत्र में लेके आना है और शेयर करना है, ग्रुप में शेयर कर देना कि भाई मेरा जो अगले महीने का प्लान है वो ऐसा है, मैं इस तरह से ये महीना पूरा निकालूंगा, जीऊंगा। तो अपेक्षा रख सकता हूं कि आप लोग ये फुलफिल करेंगे। चलिए, कैसा लगा आज का सत्र? ऐसी 3 बातें जो आपने आज सीखी हो। समय मैंने आज 2-5 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया है आपका, मैं आपकी माफी चाहता हूं।
चलिए तो बना पाएंगे, जो लक्ष्य हमने शेयर किया है उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। नीरज जी, मैं आपको यहाँ पे आपको इनवाइट करता हूँ, जो कुछ सूचनाएं देनी है वो आप जरूर बताएं। जी जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर। आप सभी पार्टिसिपेट के लिए ट्रेनिंग के बाद एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। वो फीडबैक फॉर्म आपके लिए समय से भर के सबमिट करना है, और चूंकि हमारे पास समय की भी एक मर्यादा है, गरिमा है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो सेशन के समापन के उपरांत यदि किसी भी शिक्षक की कोई जिज्ञासा हो या ट्रेनिंग के कोई ऐसे पॉइंट हों जो उसे समझ में नहीं आए हों, तो वो कृपया अपना ऑडियो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे के अपना सॉल्यूशन कर सकता है। जी, यदि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम ठीक 1 मिनट में सेशन को समाप्त कर देंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और आपने जो सीखा है उसके ऊपर भी आप अमल कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म आपने को भेजा ही है नीरज जी ने। चलिए ठीक है, हमें लगता है सर कि आपके द्वारा जो जो गाइडलाइन शिक्षकों के लिए दी गई हैं वो पर्याप्त हैं, और शिक्षक इसके लिए भली भांति समझ रहे हैं। तो बस इसी भावना के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ, और आप सभी के लिए जो फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है वो आप समय से भर के जरूर भेजें। 1% यदि किसी के पास नहीं पहुंचता है तो वो हमें या सम के सर के लिए पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके फीडबैक फॉर्म जरूर मंगा लें और भर के सबमिट कर दें। जी धन्यवाद। धन्यवाद।